कुछ बातें मज़े के लिए नहीं होती। हमारे शो में आपको मज़ा नहीं आएगा। सच सुनकर आपको सच में मज़ा नहीं आएगा। जिस दिन किसी की बात सुनकर या हमारी बात सुनकर मज़ा आने लगे तो समझिएगा कि वो आपके मन की बात कर रहा है। और आपके मन की बात, आपकी पसंदीदा बात ज़रूरी नहीं कि सच ही हो। हफीज़ मेरठी ने लिखा है कि रात को रात कह दिया मैंने, सुनते ही बौखला गई दुनिया। क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया ऐसी ही जगह है? इसी पर करेंगे आज बात। यह है आवाज़ द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। आज बात करेंगे कितना एंटी सोशल है सोशल मीडिया और इस पर कैसे हमें बरतना चाहिए एहतियात, कैसे किसी चीज़ को फॉरवर्ड करने से पहले 2 बार सोचना ज़रूरी है। दिखाएंगे कि कैसे महाराष्ट्र के बदलापुर में एक शख्स लोगों की आंखों की लौटा रहा है रोशनी। प्रोग्राम का नाम होगा, सेगमेंट का नाम होगा रोशनी यहाँ है। और सुनेंगे सूफी गायक हमसर हयात का एक मशहूर गीत। काम सबके हुए आसान तेरी शिरडी में। सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। खाते पीते सोते जागते, किसी से बात करते हुए, यहाँ तक कि ड्राइव करते वक्त भी हम मोबाइल में घुसे रहते हैं। सेल्फी लेना, फोटो पोस्ट करना और उस पर आते हुए लाइक्स और कमेंट्स को गिनना हमारी आदत में शुमार हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने आप फटाफट मैसेज शेयर करने की जो अपनी इच्छा है उसकी वजह से फेक न्यूज़ भी फैलाने का जरिया बन सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक सूचनाओं का प्रसार बहुत तेज़ी से होता है। हम सोशल मीडिया पर फॉरवर्डेड मैसेज के रूप में न जाने कितने सारे संदेश पढ़ते हैं। इनमें गुड मॉर्निंग से लेकर के एक दूसरे समुदायों के खिलाफ नफरत से भरी पोस्ट भी होती हैं। इन भ्रामक सूचनाओं से ही फेक न्यूज़ का जन्म होता है, जिसमें फैब्रिकेटेड स्टोरीज होती हैं जिनके तथ्यों को वेरीफाई नहीं किया गया होता है और ना ही उसमें कोई कोट या उद्धरण होता है, यानी किसी की बातचीत को शामिल नहीं किया जाता है। इन स्टोरीज के जरिए रीडर्स के दृष्टिकोण को ही बदल दिया जाता है और उनके विचारों में एक किस्म का कड़ापन आ जाता है। पिछले कुछ सालों में फेक न्यूज़ स्टोरीज का चलन व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बढ़ा है, क्योंकि उनके जरिए ऑनलाइन फटाफट शेयर का विकल्प होता है। अधिकतर मामलों में फेक न्यूज़ के 3 प्रकार होते हैं। थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इनमें से पहला है मिस इन्फॉर्मेशन, दूसरा है डिस इन्फॉर्मेशन और तीसरा है मैल इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन यानी झूठी सूचना, लेकिन ऐसी स्थिति तब आती है जब किसी भ्रामक खबर को कोई व्यक्ति सच मानकर शेयर करता है। डिस इन्फॉर्मेशन वो स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर उसे शेयर करता है, जबकि उसे पता होता है कि वो खबर या वो बात सच नहीं है या आधा सच है। लेकिन मॉल इन्फॉर्मेशन वो सूचना है जो सच्चाई पर आधारित तो होती है, लेकिन इसका मकसद किसी व्यक्ति, किसी संस्था या देश को नुकसान पहुंचाने का होता है, यानी इसको तोड़ा मरोड़ा जाता है। इन तीनों का घातक मिश्रण ही फेक न्यूज़ कहलाता है। इनमें फैब्रिकेटेड कंटेंट, मैनिपुलेटेड कंटेंट और मीम वगैरह होते हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक या वैचारिक या कारोबारी हितों के लिए शेयर करते हैं और कुछ लोग बस मौज मज़े में इसको शेयर कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी नीयत साफ होती है। लेकिन अधिकतर लोग फेक न्यूज़ शेयर करते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि ये फेक है, लेकिन उन्हें अपना मकसद स्पष्ट होता है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो न्यूज़ वो आगे बढ़ा रहे हैं वो गलत है। उन्हें दूसरों को किसी न किसी तरह से प्रभावित करना होता है और इसलिए वो फटाफट उस मैसेज को शेयर करते हैं। आप में से जो भी लोग कोई व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक पोस्ट को शेयर करते हैं तो उसको शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई के बारे में एक बार भी सोचने की जहमत नहीं उठाते हैं। कोई वीडियो क्लिप, इमेज, मीम मिला नहीं, लप से शेयर कर देते हैं। उसको वेरीफाई करने का आपके पास समय नहीं होता है। बस मैसेज इनबॉक्स में या व्हाट्सएप पर आया नहीं कि पहला काम उसको फॉरवर्ड करना होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसानी दिमाग में सूचनाओं को प्रोसेस करने की क्षमता सीमित होती है। ऐसे में आपके लिए कोई जाना पहचाना कंटेंट या असरदार कंटेंट या फिर आपकी निजी दिक्कतों से जुड़ा हुआ कोई कंटेंट हो तो आपको उससे जुड़ाव हो जाता है और वैसे ही मैसेज आप सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। मसलन किसी व्यक्ति का कोई किसी निजी जीवन में अगर ब्रेकअप हो गया हो तो वो उदास शायरियों को अधिक शेयर करता है। याद करिए कि कोविड के समय में बहुत सारे फेक न्यूज़ फैल रहे थे और लोगों के बीच इनका प्रसार बहुत तेज़ था।
मसलन आपको याद होगा कि भारत में मार्च 2020 के समय जब कोविड फैल रहा था, तब ये खबर उड़ी कि भारत की गर्मी को ये वायरस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों ने वायरस से बचने के लिए घरेलू उपायों की लिस्ट भी बांटनी शुरू की थी। कोई जेब में कपूर रखकर घूम रहा था, तो कोई अजवाइन फाँक रहा था। कुछ लोग चिकन खाना बंद करने के लिए कह रहे थे, कोई आइसक्रीम से बचने की सलाह दे रहे थे। यहाँ तक स्थिति पहुँच गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अपील करनी पड़ गई कि लोग भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। आप कुछ सूचनाओं को सीधे सीधे वेरीफाई कर सकते हैं अपने स्तर पर भी। गूगल इसके लिए बहुत बड़ा टूल है। एक मिसाल है कि मेरे पास एक संदेश आया था कि मुस्लिमों के खिलाफ वो नफरत से भरा हुआ था और उसमें कहा गया था कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से मिस्र की बहुत मशहूर महारानी क्लियोपेट्रा की जान गई थी। उस संदेश में और भी बहुत कुछ था जिसका जिक्र यहाँ हम नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि महारानी क्लियोपेट्रा ईसा के जन्म से 69 साल पहले पैदा हुई थी और ईसा के जन्म से 30 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। अब ये सूचना आपको विकिपीडिया पर भी मिल जाएगी, जबकि इस्लाम का उदय ईसा की 6वीं शताब्दी में जाकर हुआ था। आपके पास ऐसी कोई भी भ्रामक तस्वीर आए तो आप गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च के जरिए उसकी सूचना हासिल कर सकते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए आप कुछ खास बातों का ख्याल रख सकते हैं। आप सबसे पहले ये देखें कि स्रोत जो है वो कितना सत्यापित है, कितना रिलायबल है, कितना भरोसेमंद है और किस राइटर का नाम उस कंटेंट के साथ जुड़ा हुआ है। उस स्रोत के भरोसेमंद होने का भी आप पक्का कर लें। राइटर को ही सोशल मीडिया पर खोज लें और देखें कि ये बंदा या बंदी कितने समय से सोशल मीडिया पर सक्रिय है। एक और उदाहरण है कि मेरे पास संदेश आया कि भारत के मुस्लिम लोग देश में मुगलिस्तान बनाने की फिराक में हैं और इस साजिश में बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल हैं। हिंदी के किसी अनजान अखबार में की गई कटिंग कई जगहों पर शेयर की जा रही है। दावा किया गया कि ये मशहूर पत्रकार जेनेट लेवी का लिखा हुआ आर्टिकल है। अब जेनेट लेवी किस भाषा की पत्रकार हैं, किस अखबार में या किस पत्रिका में या किस टीवी में काम करती हैं, इसका जिक्र कहीं नहीं है। ऐसे संदेशों के मकसद पर आपको ध्यान देना चाहिए कि ये सीधे सीधे नफरत बढ़ाने वाली पोस्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फेक न्यूज़ है। सोशल मीडिया के जरिए कही जाने वाली कई बातें और उसकी प्रतिक्रिया आपराधिक तत्वों से भरपूर होती है। लिहाजा ऐसे मामलों में पुलिस या कानून का पालन कराने वाली विभिन्न एजेंसियों की भूमिका सामने आती है। सोशल मीडिया के कंटेंट को लेकर आए दिन पुलिस में केस दर्ज होते रहते हैं। ये सब सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और आज़ाद लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है। कई अपरिपक्व टीवी चैनलों ने उत्तेजना फैलाकर हालात और बिगाड़े हैं। इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके बाद धार्मिक अवसरों पर हुई घटनाओं की जानकारी समाज में बड़ी कड़वाहट का एक बड़ा कारण बन गई थी। कर्नाटक हो, यूपी हो, पंजाब हो, राजधानी दिल्ली तक कई स्थानों पर इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये सिलसिला अब भी चल रहा है। इन हालात ने पुलिस और अदालतों पर भी काम का बोझ बढ़ाया है। दुनिया भर में सबसे अधिक आबादी वाले देशों की फहरिस्त में भारत नंबर 2 पर है, लेकिन सोशल मीडिया की आबादी के मामले में ये सबसे आगे है। अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के ही अकेले यहाँ पर 34 करोड़ से अधिक अकाउंट हैं। व्हाट्सएप के यूज़र्स तकरीबन 54 करोड़ हैं, जबकि एक अन्य ऐप ट्विटर के भारत में तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट हैं। इसलिए इतनी अधिक संख्या होने की वजह से गलत सूचनाएं यहाँ तेज़ी से फैल सकती हैं। सोशल मीडिया के मामले में कंटेंट की जांच करने के लिए कोई संपादक भी नहीं होता है जो उसकी तथ्यात्मकता की जांच करे। इसलिए गलत सूचनाएं साझा करने से आप बचें, क्योंकि आपकी एक गलत और नासमझ हरकत से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, हिंसा फैल सकती है और आप कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। यानी सोशल मीडिया पर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चीज़ों को वेरीफाई ज़रूर करें। और अब कहानी ऐसे शख्स की जो पहले ट्रक क्लीनर थे। उनकी दिहाड़ी यानी रोज़ की मजदूरी थी सिर्फ 12 रुपए, लेकिन मेहनत के दम पर जब साकिब गोरे के अच्छे दिन आए तो वो अपनी जड़ें नहीं भूले। मुंबई के पास ठाणे के रहने वाले साकिब गोरे ने अब तक 13 लाख लोगों की आंखों की रोशनी वापस पाने में मदद की है। ठाणे और आसपास के ज़िलों में गोरे को दृष्टि मित्र कहा जाता है। आइए देखते हैं इस दृष्टि मित्र की एक छोटी सी कहानी।
आज हम जा रहे हैं भागुलगवान, साकरवाड़ी, निरगुटपाड़ा, कोमलपाड़ा। अति दुर्गम भाग है, यहाँ से 3 से 4 घंटा लग सकता है, रास्ते भी खराब है। हर गांव के एक सेंट्रल प्लेस बनाया हमने, तपासनी केंद्र। 10 गांव के बीच में एक तपासनी केंद्र बनाते, हमारी गाड़ी जाके हर गांव में 2-2 बार प्रचार करती है। इतने साल के अनुभव में हमें ये समझ में आया, 12 साल का लड़का हो तो उसे 12 साल के लड़के के हिसाब से ही चश्मा देना चाहिए। 80 साल का बूढ़ा हो तो 80 साल के हिसाब से ही उसे चश्मा देना चाहिए। भी नहीं हो रहा था, सेंटर के खा के भागने लगे। काही इजा न होता, काही दुःख न होता, एकदम फर्स्ट क्लास झालं। तुमची पण सेवा चांगली आहे। आता बघ, दिसतो का? चौथा दिन जो होता है वो डिस्चार्ज का होता है। चौथे दिन उनको एक जगह बिठाया जाता है, फॉलोअप जो होता है वो समझाया जाता है, और जाते जाते उन्हें एक बेहतरीन हमारे तरफ से गिफ्ट दिया जाता है। वो इसलिए हम देते कि जाके वो लोगों को कहे कि तुम जाओ और वो लोगों को समझाओ। मगर उन लोगों तक पहुंचने के बाद वो ऐसा बिहेव करते कि हम नहीं आते तुम्हारे साथ, और साथ में भी आए तो अजीब अजीब सवाल करते जिसका कोई जवाब नाही। आदिवासींनी विचार केलाय पक्का, आम्ही एकत्र येऊ। आज आपण एक संकल्प करूया, आज आपण एक संकल्प करूया, मोतीबिंदूवर मात करूया। आज आपण एक संकल्प करूया। हा पूर्ण वर्ष आपला कार्यक्रम चालू राहतो। तुम्हाला 182 तपासणी केंद्र आहेत। आमची गाडी येईल, तुम्हाला गाडीत बसवल, हॉस्पिटलला घेऊन जाईल। कंच्या डोळ्यातनं भुरकट दिसतो बघा, दोघांवर शस्त्रक्रिया करायची आहे। ए म्हातारे इकडे इकडे, म्हातारे तुला हॉस्पिटलला न्यायचं आहे, ऐकला येशील ना? हा हा, धरा धरा, दुसरा आणलं जाऊन, जमा जमा जमा, हळू 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 हळू, सर्वांना भेटल, सर्वांना सर्वांना तुलाही देतो तुलाही तुलाही। पहिलेत ना आतात काय फरक झाला? हा,
त्या करायचं ते करू. इस शो में हम आपको आम लोगों के वीडियोस दिखाने की कोशिश करते हैं कि आम लोग किस तरह से वीडियो के ज़रिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उनकी कोशिशों की, हिंदुस्तानियत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की कहानियां हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं। धर्मनिरपेक्षता हमारी असली विरासत है और ऐसे ही हैं एक संत शिरडी के साईं बाबा। उनकी तारीफ में सुनिए सूफी कव्वाल हमसर हयात को। अगर आपके पास भी ऐसा कोई वीडियो हो जो आप चाहते हैं कि हम यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल करें तो आप हमको info@awazthevoice.in पर शेयर कर सकते हैं। तो आपको छोड़े जा रहे हैं हमसर हयात की सुर लहरियों के साथ। दीजिए इजाज़त मंजीत ठाकुर और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार। दीवाना तेरा आया, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। 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 नजराना दिल कलाया रे बाबा, नजराना दिल कलाया बाबा तेरी शिरडी में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। ओ मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। क्यों पागल पागल कहते हो, पागल पागल कहते हो, पागल पागल कहते हो। क्यों पागल पागल कहते हो, उस यार का मैं हूँ दीवाना। पागल पागल कहते हो, उस यार का मैं हूँ दीवाना। अरे तुम भी पागल हो जाओ, घर देख लो जलवाए जाना ना। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना। ये पूरा कलाम मेरे फादर का लिखा है, उस्ताद मोहम्मद हयात निज़ामी साहब का। कहते हैं न हयात भूल पाया तेरी शिरडी का वो मंजर। न हयात भूल पाया तेरी शिरडी का वो मंजर। भगवान नजर आया बाबा, भगवान नजर आया बाबा तेरी शिरडी में। भगवान नजर आया बाबा तेरी शिरडी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में।